अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अनमशक वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और इस टाइम हमारे साथ काफ़ी लंबे टाइम के बाद फिर से मौजूद है अभिषेक मिश्रा जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। आई थिंक सो 1 वीक से ज़्यादा ही हमारे अभी जो है डिबेट का टाइम गुजर गया है। तो थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल पे आते हैं हमेशा मेरे बुलाने पे, हमारे व्यूवर्स की डिमांड पे। थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर। अनम जी, आप इतने प्यार से बुलाती हैं और आप बहुत अच्छा काम करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप एक बहुत प्रोग्रेसिव माइंडसेट है, पाकिस्तान का बहुत रोशन ख्याली वाला चेहरा है आप। तो इट्स अ प्लेजर फॉर मी। हम तो आपके फैन भी हैं, आपका सारा काम देखते रहते हैं, बड़ा बड़ा बड़े चाव से देखते हैं। एंड फैंटास्टिक इज द ओनली वर्ड मेरे सर पास टू आप डिस्क्राइब योर। आपके आपके मुंह से मेरे लिए सही से तारीफ भी नहीं करी, मतलब आप झूठी तारीफें कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे तो देखिए, आपके लिए बिल्कुल तारीफ निकलती है और दिल से निकलती है, कहीं झूठ मैं बोलता ही नहीं हूँ। और देखिए, मैं आपको अभी ऑफ द कैमरा बता रहा था, ऑन द कैमरा भी बता देता हूँ कि क्योंकि क्यों ये तारीफ सच्ची है, उसका रीजन भी बता देता हूँ। देखिए, जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन। ठीक है, ये तो आपको ही पता है, सबको पता है ये बात। मेरे वो बेकार बिल्कुल। वाले दिन चल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आदमी अपने बेकार के दिनों में कभी झूठ नहीं बोलता। अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे। ऐसा वैसा कुछ ना हो। आप ज्यादा देर जिए और खुशी खुशी रहें। हर चीज आपके लिए सबके लिए बेहतर हो। आमीन आमीन। आमीन अच्छा। आमीन आमीन। अच्छा सर, टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं, हमारे देखने वाले व्यूवर्स भी जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत की कहीं ना कहीं आके टक्कर ऐसे आ जाती है कि हमारी कभी ट्रेड बंद हो जाती है, कभी हम खेलने के मैदान में जंग पे उतर आते हैं, तो कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। मतलब कि जो ये कंट्रोवर्सी है, राइवलरी है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी भारत की भी गलती होती है, कभी पाकिस्तान की भी गलती होती है, दोनों तरफ से होता है ऐसा कुछ ना कुछ, शिद्दत पसंदी दिखाई जाती है। तो कुछ इस तरह से ही अब आकर हो गया है कि भारत की टीम ने आने से इनकार कर दिया पाकिस्तान। और हाइब्रिड मॉडल पर इस टाइम जो है वो अप्लाई किया जाएगा कि भाई पाकिस्तान और भारत और सब टीमें जो हैं कहीं जाकर खेलेंगी, पाकिस्तान भारत की टीम नहीं आएगी। और इसमें एक ट्विस्ट ये आया है कि पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ने ये कह दिया है कि 2026 में भारत पाकिस्तान की टीम भारत नहीं जाएगी। कोई भी अब खेलने का मतलब कोई भी सेशन हो तो पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत नहीं जाएगी। इवन ये तक उन्होंने बयान दिया है कि जो खेल है वो खेल की हद तक रखना चाहिए। खेल को राइवलरी और कंट्रोवर्सीज में नहीं डालना चाहिए। और चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान का एक वकार था, एक गरूर था, एक इस म्यार था, उसको भारत ने ललकारा है। तो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ फिर एक दफा भारत ने कंट्रोवर्सी के जरिए सामने से मुंह तोड़ा है, मतलब एक जवाब दिया है कि हमने नहीं आना। और हमेशा की तरह भारत ने पाकिस्तान को नीचा दिखाया और ये कह दिया कि हम तुम्हारी दोस्ती एक्सेप्ट नहीं करते। तो सर क्या कहेंगे आप कि भारत की जानिब से इस तरह का कदम उठाया गया है, अगर आ जाते तो ज्यादा बेहतर ना होता, या क्या इसमें क्या डिस्कशन आप कहेंगे, हमारे व्यूवर्स को आप क्या इसमें बताएंगे? देखिए अनम जी, मुझे पता है आप बहुत अच्छी हैं और बहुत प्रोग्रेसिव हैं और बहुत अच्छे ख्याल रखती हैं इंडिया पाकिस्तान की फ्रेंडशिप के लिए, भारत पाकिस्तान के अच्छे संबंध के लिए। आपने अपने जो ओपनिंग रिमार्क था आपका, जो शुरुआती जो आपने स्टेटमेंट दिया, उसमें आपने कहा कि कभी भारत की गलती होती है, कभी पाकिस्तान की। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सुधारना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा कि भारत की गलती पाकिस्तान के मैटर में कभी नहीं होती। ये फॉल्स इक्विवेलेंस है जो ड्रॉ किया जाता है कि भारत अपनी हठधर्मी पे है, भारत ऐसा करता है, भारत वैसा करता है। ऐसा कतई नहीं है। पाकिस्तान भारत का ही पार्ट था, डिवाइड होकर के आप बने हैं। इसको अगर कोई डिनाई करे तो वो फिर मानसिक दिवालियापन का क्वेश्चन उठ जाता है। देखिए, पाकिस्तान जब से बना है वो अपनी एक डायरेक्शन, एक अपना जो दिशा है या सिमत कहते हैं जिसको आप उर्दू में, वो तय नहीं कर पा रहा कि हमें किधर जाना है, क्या करना है। चाहे वो राजनीति का मैदान हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का मैदान हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस का शोबा हो, किसी भी तरीके के
जो विभिन्न शोबे हैं उसमें पाकिस्तान की कोई क्लियर पॉलिसी नहीं दिखती। कल अभी स्टेटमेंट आया कि हम अमेरिका अगर हमारे साथ ये करेगा तो हम चाइना में चले जाएंगे। फिर चाइना से कहते हैं कि आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम अमेरिका से भी दोस्ती रखेंगे। तो ठीक है, आप रखें दोनों से, मगर एक के बदले दूसरे को प्ले करने की आवश्यकता नहीं होती है नॉर्मली। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि पाकिस्तान इज एन एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड कंट्री, ठीक है ना, और पाकिस्तान को अपनी डायरेक्शन खुद से ठीक करनी होगी। और मेरा यकीन है कि आप जैसे जो यंग लड़के लड़कियां हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, वो इस काम को करेंगे। भले इसके लिए आपको थोड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन अंत में आप ही इस देश का जो है वो मुस्तकबिल अच्छा करेंगे, जो इसका भविष्य है वो सुधारेंगे। अब आइए चैंपियंस ट्रॉफी पे बात कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान में नहीं जा रहा है, नहीं खेल रहा है। भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ये सारी बातें गलत हैं। भारत ने कभी ये मना नहीं किया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे जस्ट बिकॉज हमें पाकिस्तान पसंद नहीं है। पाकिस्तान में हम खेलते रहे हैं, और मेरे ख्याल से 10 या 12 साल पहले एक लास्ट बायलैटरल सीरीज हुई थी। भारत पाकिस्तान जाता रहा था। हम स्पोर्ट्स को पसंद करने वाली एक सिविलाइजेशन है, एक राष्ट्र है। हम कभी भी स्पोर्ट्स से में पॉलिटिक्स नहीं घुसेड़ते। मगर पाकिस्तान ने एक जो भारत के प्रति जो एक रवैया अपनाया था, जिसको हम कहते हैं आतंकवाद, उसके ऊपर हमें फिर अपने वी हैड टू पुट आवर फुट डाउन। उसका कारण ये था कि हमारी जो लोग मरते भी रहे और अब खेलते रहे, ये नहीं हो सकता। ये भारत की नई पॉलिसी है। कल अजीत डोभाल साहब चाइना गए थे और उन्होंने चाइना के साथ बहुत सारी बातें की, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हुई चाइना के साथ कि हमें आगे आने वाला फ्यूचर कैसे रखना है। भारत ने चाइना को भी यही बात कही कि अगर आप हमारा बॉर्डर डिस्टर्ब करेंगे और आप ये सोचते हैं कि उसका ट्रेड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप हमारे बॉर्डर पे अटैक करने आ जाएंगे और आप सोचेंगे कि उससे हमारे इकोनॉमिक्स और इन्वेस्टमेंट रिलेशंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये गलत है। इंडिया का मार्केट फिर आपके लिए वैसे अवेलेबल नहीं होगा जैसे नॉर्मल दूसरे कंट्रीज के लिए अवेलेबल होता है। बिजनेस एज यूजुअल नहीं रह जाएगा। सारे ट्रांजैक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो वही पॉलिसी हमने आपके साथ लगाई है कि भाई ऐसा है कि ये जो टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। आप टेररिज्म बंद कर दीजिए, आप एक नॉर्मल एवरेज देश बन जाइए। आपको मैं गारंटी देता हूं, गारंटी, कि भारत खेलेगा। भारत बांग्लादेश में जाके खेल रहा है, श्रीलंका में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है। आप ये सोचिए कि हम आपके यहाँ क्यों नहीं खेल रहे हैं? इसलिए कि आप मुसलमान हैं? ये हमारा आपका लॉजिक है कि चूंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है इसलिए भारत नहीं खेलना चाहता। भारत बांग्लादेश में खेल रहा है भाई। बांग्लादेश की टीम भारत में आई है वो खेलिए, जबकि बांग्लादेश के साथ भी आज हमारे संबंध कोई अभी बहुत अच्छे समय से नहीं गुजर रहे। और जहां पे हमने भारत और पाकिस्तान के मैचेस को ऑर्गेनाइज करने का वो की रिक्वेस्ट किया है आईसीसी को, वो तो दुबई है। दुबई भी एक इस्लामिक कंट्री है, मगर दुबई का वो बिहेवियर नहीं है जो बिहेवियर पाकिस्तान का है विज़ावी इंडिया। आप शुरू से इंडिया को डराना चाहते थे कि इंडिया डर जाएगा और डर करके इंडिया एक ऐसा बिहेव करेगा, तो आपकी बात आज सच हो गई। भारत डर गया है। अब आपको खुश होना चाहिए, आपको शादियाने बजाने चाहिए कि डर गया भारत डर गया, अब हमारे यहाँ खेलने नहीं आ रहा है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है इसमें आप नाराज क्यों हो रहे हैं। ये आप टिट फॉर टैट जो कर रहे हैं कि आप ऐसा करोगे तो हम वैसा करेंगे, जो मेरे हिसाब से तो नहीं लगता, लेकिन आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा लें कि इंडिया ऐसा कर रहा है इसलिए हम ऐसा करेंगे। ऐसा बनता नहीं है आपका। सर, लेकिन अगर देखा जाए, आप आतंकवाद की बात कर रहे हैं, टेररिस्ट की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत की तरफ हमेशा अगर किया है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी तो ये ब्लेम करता है ना कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर जो है वो टेरर अटैक्स किए जाते हैं। अभी बलोचिस्तान का एक मेन मसला चल रहा है जो कि पाकिस्तान भारत को ब्लेम करता है। चले उस तरफ भी छोड़ते हैं कि भारत को पाकिस्तान ब्लेम करता है, उस चीज को भी रखते हुए साइड पे, पाकिस्तान लास्ट मैच खेलने भारत आया था, पाकिस्तान ने भी तो कंट्रोवर्शियल राइवलरी को खत्म किया, तो फिर एक साइड भारत क्यों इस चीज को खत्म नहीं कर रहा या साइड पे नहीं रख रहा? देखिए अनम जी,
बहुत सी ऐसे अभी ट्रांजैक्शन हैं जो आपको पहले ठीक करने होंगे। भारत ने कभी पाकिस्तान के अंदर प्रोएक्टिवली स्वेच्छा से ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं करवाई, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम शुरू से ये चाहते थे कि आप एक स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट कंट्री बने, लेकिन आपने अपनी एग्जिस्टेंस का जो आपने अपने एग्जिस्टेंस का जो धुरी था, जो पिवट था, वो भारत की बर्बादी को बना लिया कि अगर पाकिस्तान रहना है तो इंडिया को डिस्ट्रॉय हो जाना है। अब इस तरीके की सोच के साथ अगर आप अपना देश बनाएंगे, उसकी नींवें रखेंगे, तो फिर परिणाम तो आपको ही भुगतने पड़ेंगे ना, हमें तो नहीं भुगतने पड़ेंगे। हमने जो भी किया वो सेल्फ डिफेंस में किया या रिएक्शन में किया, दोनों एक चीज नहीं होती है। दोनों एक्शंस को आप सिमिलरिटी नहीं दे सकती हैं, या आप दोनों को एक तरीके के तराजू में नहीं तोल सकती। उसका रीजन है कि आप कुछ करें और हम कुछ करें भी नहीं उसके उसके रिस्पांस में, तो ये फिर एक मानवीय जो रिफ्लेक्सेस होते हैं या मानवीय जो इंस्टिंक्ट होते हैं उसके अगेंस्ट में जाने की बात हो जाएगी। Therefore, अनम जी, आई वुड ओनली से कि आतंकवाद या वॉयलेंस का यूज टू रैम थ्रू वंस आइडिया इज एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट, इज एन आउटलिव्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? आपने देखा सीरिया में क्या हुआ, असर अल बसद ने वॉयलेंस के थ्रू अरब स्प्रिंग को दबाने की कोशिश की थी। मुश्किल से मेरे ख्याल से 2014 या 2011, 12 से 13 साल लगा, और लोगों ने असद की गवर्नमेंट को उठा के बाहर फेंक दिया और रिबेल हो गया, सीरिया बर्बाद हो गया। सीरिया में वो मौत का और हिंसा का नंगा नाच हुआ जो देखने से दिल दहलता है। सीरिया के लोग दुनिया के विभिन्न पार्ट्स में एज अ रिफ्यूजी उनको जाना पड़ा। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो है ना हिंसा, जिसको हम आतंकवाद कहते हैं, आतंकवाद है क्या ये समझ ले। आतंकवाद का मतलब है यूज ऑफ वायलेंस थ्रू नॉन रेगुलर पाकिस्तानीज, जिसमें कि आप पाकिस्तानी फोर्सेस का यूज ना करके आप प्राइवेट पर्सन्स का यूज करते हैं टू इन्फ्लिक्ट वायलेंस ऑन इंडिया। इसी को हम टेररिज्म कहते हैं, क्योंकि आप अल्टीमेटली आपको लगता है कि आपकी बात को मनवाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, और वो है विध्वंस या आतंकवाद या वॉयलेंस। हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि टेबल एंड टॉक सब कुछ हो सकता है। भारत ने अपनी इतिहास में, अपने 5 से 10 हजार साल के इनकॉर्पोरेटेड इतिहास में, भारतवर्ष ने कभी किसी देश के ऊपर हमला नहीं किया। ये लिखित में है, इट्स अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द इंटरनेशनल हिस्ट्री कि इंडिया हैज नेवर बीन एन एग्रेसर स्टेट, कभी नहीं किया। अब ये पाकिस्तान इस इतिहास को झुटलाना चाहता है, तो इसका क्या हम आपको, आप अपना इतिहास झुटला रहे हो, क्योंकि जब आप भारत का पार्ट थे आपने भी कभी किसी पे हमला नहीं किया था। आज आप एक दुनिया एक भर पे चीज तो हमला है ना, करते लेकिन एक चीज तो है सर कि अगर हम इन चीजों को थोड़ा सा साइड पर रखें, रिलेशनशिप जो होता है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, मतलब एजेंसीज टू एजेंसीज होता है किसी भी मुल्क का। तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो जिस तरह से ये कहा जाता है और दिखाया भी जाता है, हमें भी पता है कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट में वोट लेने के लिए, वोट बैंक हासिल करने के लिए भारत का नाम, कश्मीर का नाम यूज किया जाता है। तो सेम एज इट इज हमने कहीं ना कहीं इंडिया में भी ये चीजें देखी हैं। तो इसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं कि वहां पर पाकिस्तान कार्ड नहीं खेला जाता या फिर कश्मीर कार्ड नहीं खेला जाता। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान का कार्ड खेला जाता है और कश्मीर की बात उठाई जाती है, मगर आप बोलेंगे उधर से, हम इधर नहीं बोलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया में पिछले 70 साल से ऐसी गवर्नमेंट्स रही थी जो प्रो पाकिस्तानी थी भाई। ऐसी गवर्नमेंटल और फोर्सेस यहाँ पर थी जो ये चाहती थी कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का वो चला जाए, और ये वाला कश्मीर भी अगर चला जाए तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। वो इस तरीके के माइंडसेट के लोग थे। तो वो धीरे धीरे, बिकॉज भारत के हजारों साल की हिस्ट्री में कुछ एक आइडियोलॉजीज आई जिन्होंने भारत को बहुत तबाह किया। उसमें से कम्युनिस्ट और इस्लामिक एक ऐसी आइडियोलॉजीज है जिससे भारत लड़ता ही रहा। तो वो आपके फेवर की, आप बताइए 26/11 हुआ, मुंबई पे हमला हुआ, क्या किया भारत ने? कुछ नहीं किया। भारत में आतंकवादी आए, उन्होंने बंबई शहर को लहूलुहान कर दिया, लहूलुहान कर दिया। सबको पता था ये लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, लेकिन भारत ने क्या किया?
उसके जो परपट्रेटर्स हैं आज भी पाकिस्तान में दंदनाते घूमते हैं और वो फ्लॉन्ट करते हैं अपनी इस अचीवमेंट को कि हमने मुंबई में जाके 800-900 लोगों को मौत के घाट सुला दिया। क्या किया था भारत ने? कुछ नहीं किया था भारत ने। वो भारत जो था वो एक अजीब गवर्नमेंटल पॉलिसीज थी, इंटरनल वोट पॉलिटिक्स के चलते पाकिस्तान का कार्ड वो कभी नहीं खेलते थे, कभी 26, बल्कि हमारे यहाँ तो ये प्रूव करने की कोशिश की गई कि 26/11 जो हुआ था मुंबई में वो इंडिया ने कराया था और आरएसएस ने करवाया था। हम तो इस तरीके की आइडियोलॉजी से जूझ रहे थे। पर भला हो इस सोशल मीडिया का जिसने कि आज लोगों को वो पावर दी कि वो अपनी बात रख सके, वरना डेमोक्रेसी का जो यूज हो रहा था। देखिए, मैं इन सब बातों को नहीं करना चाहता, मैं आपसे कहूंगा कि कोई पैरेलल नहीं आप क्रिएट कर सकती। हमारी तो प्रॉब्लम चाइना के साथ है, चाइना के साथ भी है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, मगर ना वो आतंकवादी भेजते हैं ना हम आतंकवादी भेजते हैं। वो अगर कुछ इधर उधर इनडायरेक्टली कर रहे हो, जैसे उन्होंने आपको न्यूक्लियर आर्म कर रखा है, वो भी एक परेशानी का गढ़ है, लेकिन हम चलो वो इरेग्युलर तो नहीं भेजते। उनको अगर लड़ना होता है गलवान में तो अपनी सैनिक और लेकर के चले आते हैं। वो ये काम तो आप ये क्रेडिट तो हम चाइना को देंगे ना कि चाइना इज नॉट इन्वॉल्व इनटू टेरर एक्टिविटी। तो ये आपको सोचना होगा कि जस्ट ये कह देने से कि पाकिस्तान का कार्ड खेला जाता है। भाई हम तो यहाँ कहेंगे इलेक्शन में आप अगर हमारे ऊपर वॉर करोगे, 5-4 वॉर आप लड़ चुके हो हमसे, और आप चाहते हो कि इसको हम अपने लोगों को ना बताएं और हम ये ना कहें कि हाँ भाई हमारे ऊपर ये हमला हुआ था, वो अटैक हुआ था तो हमने उसका जवाब दिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो पहुंच गए थे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी के शादी में। अगर उनको पाकिस्तान को गालियां दे करके, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान को गालियां दे के प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना इलेक्शन जीतना होता तो वो क्यों पहुंच जाते नवाज शरीफ साहब की बेटी की शादी में? जबकि आपके यहाँ पे, हालांकि आपके यहाँ के, मैं 99% चीजों पे भरोसा नहीं करता जो स्टेटमेंट्स आती हैं, लेकिन आपके यहाँ पे एक स्टेटमेंट आई थी कि आपकी आर्मी ने उस समय के जो हेड ऑफ आर्म फोर्सेस थे बाजवा साहब, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई ये जो कश्मीर का मुद्दा है ये 50 साल के लिए बैक बर्नर पे चला जाएगा। उसके बाद आप दोनों देशों के, भारत में और पाकिस्तान में जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाएगी और मोदी साहब आएंगे और कुछ शायद एक मंदिर था उसका रिनोग्रेशन किया जाएगा और उससे फिर हमारी जो आप भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है वो उसको एक गति दे दी जाएगी, उसको नई दिशा दी जाएगी। ये पाकिस्तानी क्लेम है कि ऐसी अरेंजमेंट हो रखी थी। लेकिन उसके बाद आपकी जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, हम अपने लोगों को क्या बोलेंगे कि हम भारत से अच्छे संबंध क्यों करना चाहते हैं। तो ये भारत ये कार्ड खेलता है। अगर भारत को ये कार्ड खेलना होता तो प्रधानमंत्री मोदी आते नवाज शरीफ जी की शादी में लाहौर, वो अगर ये कार्ड खेल रहे होते तो वो भी इमरान खान की तरह ये बोल रहे होते कि भाई हम नहीं 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 हम लाहौर नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तो पाकिस्तान की दुश्मनी बेच करके इलेक्शन जीतते हैं और हम पाकिस्तान में चले जाएंगे तो हम अपने लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। उन्होंने तो नहीं कहा, वो तो पहुंच गए आपके यहाँ पे। और आपसे जब ये बात आपके लोग कह रहे हैं कि आपके यहाँ ये तय हो चुका था कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, किसी मंदिर का इनॉग्रेशन करेंगे, उसके बाद जो है कश्मीर इशू भूल जाया जाएगा और भारत और पाकिस्तान जो है 50 साल के लिए कोई नई इकोनॉमिक पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी पे काम करेगा। क्या हुआ उसका? वो तो कहते हैं इमरान खान साहब ने पैर नीचे कर दिए, इमरान साहब ने हाथ खड़े कर दिए कि हम अपनी जनता को क्या जवाब देंगे, जनता में भारत की नफरत है, हम उसी के आधार पर जीते हैं। तो सच कौन बोल रहा है आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। देखिए, आप हर तरीके की बातों के लिए ना ये स्ट्रीट स्मार्ट आर्ग्यूमेंट्स या स्टेटमेंट्स ला करके आप बोलेंगे कि भाई देखो भारत ऐसा करता है, कोई एक क्लिपिंग चला देंगे, देखो भारत में ऐसा बोलता है, पूरा क्लिपिंग नहीं दिखाएंगे, कांस्टेंट झूठ बोलना, ये एक पाकिस्तानी आइडेंटिटी का पार्ट हो चुका है, झूठ। और झूठ को आप जब तक सच समझते रहोगे ना तब तक आपका कोई भला नहीं होगा। आप क्या हर बात पे ये हम हक है वो बातिल है, आपने ये परपेचुअली मान लिया है कि हम बातिल हैं। क्यों हम बातिल हैं? बातिल का मतलब झूठ। झूठे हम क्यों हैं? चूंकि हम भारतीय हैं और पर शायद हम मुसलमान नहीं है, इसलिए भी। अब इसका हम क्या आपसे जवाब दें, बताएं अनम जी, आपको तो पता ही है। अच्छा सर, अगर इन सब चीज़ों के ऊपर हम नज़र डाल लें, जिस तरह से आपने कहा,
मतलब ब्लेम किया पाकिस्तान को। एज यूजुअल सब हिंदुस्तानी जो है वहां पर यही सोचते हैं, यही कहते हैं कि पाकिस्तान जो है एक दुश्मन है, और हम भी यही सोचते हैं, हमारे यहाँ भी यही माइंडसेट चलता है कि भारत हमारा दुश्मन है। तो यही सब सिलसिला चलता रहा, दुश्मनी खत्म ना हुई या ये कंट्रोवर्सी खत्म ना हुई। जब कभी मिलना हुआ तो कभी इंडिया का इनकार, कभी पाकिस्तान का इनकार, तो ये दोस्ती आएगी कहाँ से, ये अमन आएगा कहाँ से, ये किस तरह से नॉर्मल रिलेशनशिप सब मुल्कों की तरह भारत और पाकिस्तान के भी कभी नजर आएंगे, कैसे? आपके ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अभी उन्होंने कहा कि ये तो लुटेरे आते थे मोहम्मद गजनी और ये लोगों ने हमारी सिविलाइजेशन को तोड़ा है। आपके जो ख्वाजा साहब को ये बात समझ में आ रही है, अपने किताबों में पढ़ाई है। भारत में पाकिस्तान की कोई दुश्मनी नहीं पाई जाती थी, अब है, ये बात सच है। अब पाकिस्तानियों को भारतीय पसंद नहीं करते, ये सच है, पर उसके लिए दोषी भारतीय नहीं है। आपने क्या किया कि इन मुगलों को अपना हीरो बना लिया, अपना आइडियल बना लिया और कहा हम इनके सक्सेसर हैं, जिन्होंने हमारी लड़कियों, ठीक है भाई ये ब्रूट फोर्स से आए, इन्होंने फोर्सेस सब लोग अप्लाई करता था। भारत ने भी युद्ध लड़े पर वो किसी की लड़कियों बच्चियों को उठा के बाहर नहीं बेचते थे। ये जो इन्वेडर्स आए, इन्होंने हमारे यहाँ के, आपके यहाँ के लड़कियों को, बच्चों को उठा करके मार्केट में भेजा, हम इनसे लड़े हैं, तब हम भारत बचा के आए, वरना इनको भारत से कोई प्रेम नहीं था। ये सब जानते थे कि भारत को ये लोग बर्बाद कर देना चाहते थे और इस्लामिक बना देना चाहते थे। आपको मैं बताऊं, बाबर जो था, मैं बाबरनामा पढ़ रहा था, बाबर ने यहाँ पे आके इब्राहिम लोदी को हराया था, मगर उसने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद गाजी की उपाधि नहीं ली थी। गाजी की उपाधि उसने ली जब उसने राणा सांगा को हराया। और आपको ये भी बात बताएं, जब आप अफगानिस्तान में जाएंगी, पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने कई बार हराया, हर बार माफ करके भेज दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने जब लास्ट बार हरा दिया तो उसने उनको बंदी बना करके वो ले गया अफगानिस्तान। और वहां पे जब वो मर गए बेचारे पृथ्वीराज चौहान जी, तो उनकी जो चिता है, चिता तो क्या, उनकी कब्र बना दी और वहां पे ये लिखा हुआ है कि हर कोई जाएगा तो इस काफिर पे थूकते हुए जाएगा। भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने किसी मुगलों के मकबरे पे या ताजमहल पे भारतीयों को ये नहीं कहा है कि यहां पर थूक करके जाओ। जबकि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा, उस मंदिरों के विग्रहों को, मूर्तियों को उसने मस्जिदों के सीढ़ियों में चुनवा दिया। मथुरा में ये किया था उसने, मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पे मंदिर तोड़वा के उसकी जो मूर्ति थी उसको उसने आगरा की मस्जिद के सीढ़ियों में चुनवा दिया, ताकि लोग उस पर पैर रख करके जाएं। और उसके बाद जो है मथुरा का नाम बदल के उसने इस्लामाबाद रख दिया। और आपकी पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद का नाम औरंगजेब ने दिया था। आप जाकर के पढ़ लें मासीर आलमगीर, 12th ईयर एंड द 13th ईयर ऑफ द रीन, आपको ये मिल जाएगा। कोई बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो आपने पाकिस्तान की कैपिटल लाहौर क्यों नहीं बनाई, कराची क्यों नहीं बनाई, पख्तूनख्वा का कोई शहर ले लेते, वो क्यों नहीं बनाया आपने, इस्लामाबाद बनाया। तो आपने क्या किया, पाकिस्तान जो है 1947 की पहुंच एक एंटिटी नहीं बनाई, आपने इसको 762 से जो हिंदुस्तान पे अटैक करके और हिंदुस्तान को मिटाने के सपने देख रहे हैं, आप उनकी कंटिन्यूटी बन गए। आपने कहा हम वही हैं, आप जबकि भारतीय हो, और आपने कहा नहीं भारतीय नहीं, हम वही हैं। ऐसा कोई नहीं करता, कोई दुनिया का देश ऐसा नहीं करता कि वहां के लोग अपनी आइडेंटिटी मिटाने पे तुले हों, चाहे वो तुर्की क्यों ना हो। आप अजरबैजान देख लें, आप कजाकिस्तान देख लें, आप तुर्कमेनिस्तान देख लें, ये सारे हो सकता है इनमें से कुछ एक लोग हो जो इस्लाम के नाते आपसे ज्यादा क्लोज हो जाए, जैसे अजरबैजान है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी नहीं चेंज करते, वो अपने पुरखों को गाली नहीं देते। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान इज अ यूनिक कंट्री, यूनिक, कि इन्होंने जो इनके ऊपर आक्रमण करने वाले आए, जिन्होंने इस देश को चोट पहुंचाया, जिन्होंने इस देश की आस्था को चोट पहुंचाया, इसकी आइडेंटिटी को चोट पहुंचाया, जिन्होंने खोपड़ियों के मीनार बना दिए, आप तो यहीं कर थे, लेकिन आपने उनसे अपने आप को जोड़ लिया। कोई अरबी कभी आपने देखा है अरबों की किताब में सल्तनत उस्मानिया को बड़े प्राउड से पढ़ाया जाता हो? अरब नहीं पढ़ाते भाई, क्योंकि वो अरबों के टॉर्मेंटर थे, उन्होंने अरबों का इस्लाम छीन के उन्हीं के ऊपर काबिज हो गए वो।
लेकिन आपने एक अजीब ही बातचीत की कि मतलब कोई तुर्क नहीं कहता, कोई तुर्क, आप जाके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, मैं आपके स्कॉलर्स को चैलेंज कर रहा हूं, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ उज्बेकिस्तान पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कजाकिस्तान पढ़िए, तुर्कमेनिस्तान पढ़िए, आप सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, क्या कोई कहता है कि वो इस्लामिक लैंड है? नहीं कहता कोई इस्लामिक लैंड है, जबकि उनकी भी 80 से 90% जनता जो है वो मुसलमान है। वो सब कहते हैं ये हमारा उज्बेक लैंड है, हजारों साल पुराना। ये आपको बीमारी चढ़ी हुई है कि आप जो है अपनी आइडेंटिटी चेंज करना चाहते हो, क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी तो आप जो है उस देश का इतिहास मिटा देना चाहते हो। ये देखिए, फॉल्स पैरेलल चलाने से, ये नहीं पाकिस्तान ने क्या, भारत भी ऐसा करता है ना, भारत नहीं नफरत करता था, भारत आपको शुरू से देखता था कि ये मेरे भाई है। भारत में तो लोगों का ये भी मानना था कि ये पार्टीशन हो गया पर ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, एक दिन हम सब मिल जाएंगे। अरे ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी भी टूटा था भाई, लेकिन लोगों ने नफरतें नहीं फैला कर दी कि जर्मनी के वो वाले जर्मन अलग है, हम जर्मन अलग है। ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी फिर एक हुआ, उन्होंने अपनी दीवारें गिराई, वो दोनों एक दो अलग अलग पॉलिटिकल मॉडल से चले थे, एक सोशलिस्ट मॉडल से चला था, एक कैपिटलिस्ट मॉडल से चला था, मगर जर्मनों ने अपनी इतिहास को नहीं भूला, वो कहते रहे कि हम सब जर्मन हैं। आप अलग हो, आप कह रहे हो आप मुर्गल हो, आप तुर्क हो, आप अरब हो, और आपकी ये लाहौर का इतिहास जो है वो आपने जोड़ रखा है मुगलों से। तो ऐसे नहीं चलता ना, आप ये फॉल्स पैरेलल ना ड्रा कर ना ड्रॉ करें। सारी दुनिया कहती है कि जो 21वीं शताब्दी है वो एशिया की शताब्दी है, उसमें भी इंडिया की शताब्दी है। सारी दुनिया ये बात कहती है। हमारे साथ यूएई के संबंध अच्छे हैं, सऊदी अरेबिया के संबंध अच्छे हैं, हमारे साथ सारे ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है इनके संबंध अच्छे, ये भी मुस्लिम है भाई। इसीलिए मैं कहता हूं कि दुनिया में 3 तरह के इस्लाम चलते हैं। अरबों का इस्लाम, जहां पे अरबों में, यूएई में अरबों का इस्लाम क्या है? यूएई में इंडिया कह रहा हम खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। यूएई में हिंदू जाकर के अपनी बिजनेस में, अपने इकोनॉमिक्स में वो थ्राइव करते हैं। वहां पे उनको ये नहीं देखा जाता कि ये मुसलमान नहीं है, ये है तो मुसलमान को ज्यादा फेवर दो। अरबी पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों में ज्यादा हिंदुओं को फेवर करते हैं। ये अरबों का इस्लाम है। उनको नौकरी देना होगा ना तो एक पाकिस्तानी मुसलमान की जगह एक इंडियन हिंदू को लेके आएगा, क्यों? क्योंकि उसको जानता है ये खानदानी लोग हैं, ये सिविलाइजेशनल लोग हैं। अरबों से हमारी जो दोस्ती है उसे इस्लाम से नहीं है, इस्लाम के हजारों साल पहले मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन जब हुआ करती थी तब के समय से है, और उसको वो वैल्यू करते हैं। तो ये है तुर्कों, ये है अरबों का इस्लाम। अरबों के इस्लाम में हमें जाकर के यूएई में कोई डर नहीं लगता। हम आपको कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मैच कैंसिल करा के यूएई में कराओ, हम नहीं कह रहे रशिया में कराओ, हम नहीं कह रहे अमेरिका में कराओ, हम कह रहे यूएई में कराओ। वहां भी वो भी इस्लामिक कंट्री और पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री, आप अप्रोच देख ले। इसीलिए मैं कहता हूं अरबों का इस्लाम अलग है। अब आइए बात करते हैं तुर्कों के इस्लाम की। जितने सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, बारिंग अजरबैजान, सारे के सारे प्रो इंडिया हैं, सारे के सारे प्रो इंडिया है। इंडिया के प्रति उनके मन में नफरत नहीं पाई जाती। लेकिन आप बल्कि जो सारी कंट्रीज सेक्युलर है, सारी कंट्रीज कहती है कि हमारी पॉपुलेशन मुस्लिम है लेकिन हमारा जो लैंड है वो इस्लामिक नहीं है। अभी आपको अगर नहीं विश्वास है तो मैं आपको कजाकिस्तान का जो वो है कॉन्स्टिट्यूशन वो अभी पढ़ा देता हूं। अब वो देखिए वो क्या लिख रहे हैं। कजाकिस्तान की फ्रीडम। 85% जनता, छोड़ दीजिए, कजाकिस्तान की 85% जनता मुस्लिम है अनम जी, बिल्कुल। लेकिन वो कह रहे हैं ये कजाक लैंड है। और आपने अपने हम्म। बच्चों को पढ़ा दिया है कि ये जो इंडिया है वो इस्लामिक लैंड है। वो कह रहे हैं हमारी एक हिस्टोरिक फेट है, आपकी हिस्टोरिक फेट, आपने अपनी हिस्ट्री को गायब कर दिया। आपने कहा 712 से या जब भी है वहां से हमारी हिस्ट्री शुरू होती है। अगर हम इसको इन शॉर्ट देखें तो फिर तो यही समझ आता है कि हमारे बीच एजुकेशन की कमी है। हमारे लोग जो हैं वो नहीं, सिर्फ और कोई सिर्फ। एजुकेशन की कमी नहीं है, मैं नहीं मानता। आपका खूब एजुकेशन हम्म। है, स्कूलें चल रही हैं, मदरसे चल रहे हैं। मदरसे और स्कूल तो एक ही चीज है ना, दोनों अरबी वर्ड है मदरसा स्कूल का। हम्म। स्कूल एजुकेशन की कमी नहीं है, सही एजुकेशन की कमी है। हम्म। झूठ पे पढ़ाई गई और कंस्ट्रक्टिव इमेजिनरी चीजों को पढ़ाने से वो एजुकेशन तो रहता है पर वो सत्य नहीं बनता। क्या कारण है कि भारत के लोग जो थे वो एक तरीके से सोचते हैं। भारत के आपने देख लीजिए, आप एक समय ये, जब आपके लोग ये नहीं मानना चाहते कि आप इस देश से डिवाइड होके बने हो, आपका पार्टीशन हुआ, भारत टूटा है तो आपका निर्माण हुआ है। आपने कभी, आज इसरो को दुनिया भर में बेस्ट स्पेस एजेंसी के अवार्ड मिल रहे हैं।
आपने कभी एस सोमनाथ साहब को, जो मेरे हीरो हैं, हीरो, जो भारत की मट्टी में पढ़े, भारत की मट्टी से ज्ञान लिया, कोई विदेश में नहीं पढ़े, और दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जिन्होंने मून पे जाकर के रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई, और वो भी उस पार्ट पे इंडिया ने जाकर के पहला ऐसा देश बना जो कि साउथ पोल पे मून के जाकर के सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। उस प्रोजेक्ट को करने वाले सोमनाथ साहब, श्री सोमनाथ साहब हैं। आपने उनको बुलाया कभी अपने देश में? आप किसको बुला रहे हो? आप बुला रहे हो दाऊद इब्राहिम को, अबू अल सालेम को, जाकिर नायक। जाकिर नाइक। आप क्यों नहीं बुला रहे हो एस सोमनाथ साहब को? आपने एस सोमनाथ साहब को बुलाया? कभी नहीं बुलाया आपने। वो आपके स्टेट गेस्ट नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो साइंस टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। तो देखिए ये बात, ये जो झूठ का जो कारोबार चल रहा है, उसको आपको बंद, ये एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, खूब एजुकेशन है आपके यहाँ पे। क्या आपके यहाँ पे बच्चे इंजीनियर नहीं बन रहे हैं, बच्चे डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, बच्चे हिस्ट्री में नहीं है आपके यहाँ पे, यूनिवर्सिटियां नहीं खुल रही है, कॉलेज नहीं खुल रहे, मदरसे नहीं है आपके यहाँ पे। मदरसों की तो बाढ़ है आपके यहाँ पे। मदरसों में क्या पढ़ा रहे? ज्ञान ही पढ़ाते हैं ना भाई। मदरसा मतलब स्कूल होता है, अरबी शब्द है वो। मदरसा भी तो अच्छा प्योर शब्द है। अगर अरबी भाषा, अगर भगवान की भाषा है, अल्लाह की भाषा है, तो मदरसा एक बहुत प्योर शब्द होता है। आपको गर्व होना चाहिए। मैं तो आपको कहूंगा, जो आपका बच्चा हो आज 1, 2 साल, 3 साल में, उसको मदरसे में पढ़ाइए, क्योंकि बहुत प्योर शब्द है मदरसा। अरबी शब्द प्योर है, अल्लाह का शब्द है। आप भेजेंगे अपने बच्चे को मदरसे में स्कूलिंग के लिए, कक्षा 1 से 12 तक? आप तो अंग्रेजी मीडियम में भेजना चाहेंगी तब। अच्छा सर, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मदरसे में दीनी तालीम दी जाती है। ये तो आपने कहा है ना, दीनी और दुनियावी, ये आपके वो हैं। दुनिया में कई ऐसे हम्म। मदरसे चलते हैं जहां दीनी दुनियावी दोनों दिए जाते हैं। हम्म। भारत में चलते हैं ऐसे मदरसे। और ये दीनी तालीम और दुनियावी तालीम क्या होता है भाई? अब 1 से 12 तक आप खाली दुनिया दीनी तालीम कितना पढ़ा दीजिएगा उसको भाई? अगर आप उसको अरबी सिखा रहे हैं तो अंग्रेजी भी सिखाएंगे ना, उर्दू भी सिखाना है आपको, पंजाबी पंजाबी तो आपने उसकी तो खैर वाट ही लगा दी, ये सब तो खत्म ही कर दिया आपने। तो देखिए आनंद जी, ये ना, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट से नहीं होता जी एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन तो यूरोप भी ले रहा था एक समय पे, उसको समझ में आ गया कि एजुकेशन का कंटेंट क्या होना चाहिए, चेंज कर दिया। रेनेसा कहते हैं अब उसको, वो पुनर्जागरण, रेनेसांस उनको लाना पड़ा। तो एजुकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। एजुकेशन में क्या पढ़ा रही हैं आप, वो इंपॉर्टेंट है। कोई कमी नहीं है। आप अनपढ़ हैं, आपको एजुकेशन नहीं मिला है, गई होंगी स्कूल ना, तो कैसे कह रही है एजुकेशन की कमी है? और क्या ये सारे के जो भारत में, भारत से जिन्होंने दुश्मनियां पढ़ाई, अपने किताबों में लिखा भारत के बारे में, वो अनपढ़ लोग थे? सारे पढ़े लिखे लोग थे ना जिन्होंने भारत के बारे में आपकी किताबों में लिखा, आपके इतिहास का निर्माण किया। ये अनपढ़ और गवारों का काम था? सारे पढ़े लिखों ने किया ये काम ना। आपकी स्कूल टेक्स्ट बुक में, जिसमें आपने ज्ञान का मंबा रखा हुआ है कि हिंदू घटिया होता है और हमारे ऊपर जुल्म होते थे और ये होते थे, ये लिखने वाला कोई अंगूठा छाप था? आपके प्रोफेसर्स ने कितनी लिखी ना किताबें। बिल्कुल। सो एजुकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। द राइट सच से आपको सामना करना पड़ेगा पहले तो। ये झूठ का कारोबार जो आपने चला रखा है कि हर चीज में एक फॉल्स इक्विवेलेंसी, इंडिया की गलती है, इंडिया की गलती है। पहले ये भी सबको सिखाया कि इंडिया को डराना है और इंडिया हमसे डर के रहे, हम जज्बे वाली कौम है, हम जिसको मार देंगे उसको मार देंगे। अब जब इंडिया डर गया तो अब कह नहीं नहीं, डरे क्यों, डरे क्यों, डरे क्यों, खेलने आओ, खेलने आओ। आप तो यही चाहते थे ना हम डर के रहे, आपसे डर गए भाई। हम आपसे, हम नहीं जानना कि हम अपनी जिंदगी तो नहीं दांव पे लगा देंगे ना भाई। आपने, जब आप अपनी किताबों में ये पढ़ा रहे थे कि इंडिया एक वहशी मुल्क है, जिस सिविलाइजेशन की इंडोलॉजी पढ़ाई जाती है दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड में, जर्मनी में, यूके में, अमेरिका में, हर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इंडोलॉजी चलता है।
मैं हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में था, तो मेरे यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इंडोलॉजी पढ़ाई जाती थी, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ाया जाता था। आपने अपनी किताबों में लिखा कि ये जहर है, आपने अपने सिनेमा में दिखाया कि ये गंदा करता है हमको, ये नॉलेज सिस्टम। ये एजुकेशन की कमी से हुआ। जिस नॉलेज को दुनिया पढ़ रही है, जिसको शोपेनहावर ने यूज किया, लोगों ने किताबों में लिखा है, ये जिसने बम बनाया ओपनहाइमर, उसने लिखा, मैंने गीता से वो लिया। आपको मैं सैकड़ों किताबें दिखा दूंगा जिसमें साइंटिस्टों ने, वेस्टर्न साइंटिस्टों ने लिखा कि मुझे ये सारी की सारी जो नॉलेज है वो उससे मिली, क्या नाम है, इंडियन नॉलेज सिस्टम से, इंडियन किताबों को पढ़ के। बाकी छोड़े, मार्क जकरबर्ग जो है फेसबुक का, आप जाके उसका वो स्टेटमेंट सुन लीजिएगा। मार्क जकरबर्ग ने कहा कि एक समय मैं फेसबुक को लोग खरीदना चाहते, मैं बहुत डिप्रेस था, तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, तो मैं अपने मेंटर स्टीव जॉब्स के पास गया। स्टीव जॉब्स ने कहा कि तुम्हें क्या करना है मैं बताता हूं, चले जाओ तुम, इंडिया में एक जगह है, और उन्होंने कहा नीम करोली बाबा है, वहां जाकर के रहो उस मंदिर में 3-4 महीने, तुम्हें सब पता चल जाएगा। स्टीव जॉब्स जिन्होंने एप्पल बनाया था, वो खुद वहां रह के जा चुके थे। और फिर उन्होंने एप्पल की वो करी, उन्होंने मार्क जकरबर्ग को भेजा। कोई बोलेगा अमेरिकन इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट थिंकर स्टीव जॉब कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। एप्पल आज दुनिया में ब्रांड है, आईफोन और एप्पल के प्रोडक्ट जो है दुनिया में ब्रांड है। वो बोलेगा पाकिस्तान के औलिया में चले जाओ, निजामुद्दीन चिश्ती में चले जाओ। और क्या, जब वो गए नीम करोली बाबा के मंदिर में रहे 4-5 महीना, क्या नीम करोली बाबा ने कहा हाँ भाई कन्वर्ट कर दो, छोड़ दो अपना रिलीजन, बन जाओ यहां पे? नहीं कहा। उन्होंने कहा मार्क जकरबर्ग हो जाओ, मार्क जकरबर्ग रहो, स्टीव जॉब्स हो जाओ, स्टीव जॉब्स रहो। कोई जरूरी नहीं है नीम करोली बाबा का एक वहां पे चिश्ती दरगाह खोलने की और वहां पे लोगों को ये कहने की तुम गलत हो। वो क्यों नहीं आते हैं पाकिस्तान के किसी मस्जिद में, किसी औलिया के पास यही चीज सीखने जो वो इंडिया में सीखने आते हैं? कौन करता है ऐसा अपने नॉलेज के साथ, अपने इतने वृहद नॉलेज के साथ? सोचिए तो क्या किया है आपने। अरे देश अलग ले लेते कोई बात नहीं थी, जर्मनी भी टूटा, मगर कौन जर्मन ये पढ़ाता है कि हमारे पुराने जर्मन घटिया लोग थे? कौन जर्मन ये कहता है कि हम जर्मन भाषा ही नहीं बोलेंगे? कोई जर्मन ऐसा नहीं कहेगा। इसीलिए वो एक स्ट्रांग देश है, स्ट्रांग वो है। आज फिर से वो दुनिया के इकोनॉमी पे खड़े हो गए। 4th-5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आज जर्मनी है, क्योंकि वो अपने जड़ों से जुड़े रहे। आज आप क्या है, अभी आपको $500 मिलियन का वो मिलना था लोन, वो भी बना कर दिया इसने, वर्ल्ड बैंक ने। आज आप पैसे इससे मांग रहे हो, उससे मांग रहे हो, यहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहां है। अपने अलावा दुनिया में प्रॉब्लम देख लो जी। अमेरिका घटिया देश है, भारतीय गंदे लोग हैं, इन्होंने हमारा कल्चर बर्बाद कर दिया, हमारी बच्चियों को बर्बाद कर रहे, हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे, सब कुछ करना है, अंदर नहीं झांकना। और वही देश जो जिससे आप टूटे, वो अपनी जड़ों से जुड़ करके आज चांद में पहुंच गया, आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया, और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी 4 से 5 साल में बन जाएगा। और उसके बाद पुतिन हो चाहे ट्रंप हो, सब कोई कहते हैं कि भाई इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑन द फेस ऑफ अर्थ। पुतिन जिस कल्चर को कह रहे हैं कि हम रशिया में जाइए जरा, इंडियन कल्चर की आप वो देखिए, वाहवाही देखिए। आपने पढ़ा है कि ये कल्चर पाकिस्तान के लिए जहर है। आपका अपना कल्चर आपके लिए जहर है, आपकी अपनी इतिहास आपके लिए जहर है। ये कौन पढ़ाता है? ये अनपढ़ लोगों का काम नहीं था, ये पढ़े हुए लोगों का काम था। जिन्ना एक डॉक्टर, जिन्ना एक लॉयर था, इकबाल भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। फॉल्स इक्विवेलेंस ना करें, अभी भी समय है। फॉल्स इक्विवेलेंस ना करें, सही सिमत में जाएं, सही डायरेक्शन में जाएं, रेनेसा को अपनाएं। मोहम्मद बिन सलमान साहब से सीख लें। मोहम्मद बिन सलमान, अगर आपको नहीं चाहिए कोई काफिर, कोई नॉन मुस्लिम जिससे कि आपको सीखे, तो मोहम्मद बिन सलमान साहब से सीखें, तुर्कों से सीखें। मैंने आपके सामने पढ़ दिया कजाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि पीपल ऑफ कजाकिस्तान जो है वो अपनी यूनाइटेड बाय द कॉमन हिस्टोरिक फेट क्रिएटिंग स्टेट ऑन द इंडिजीनियस कजाक लैंड। आपका इंडिजीनियस पाकिस्तानी लैंड है।
आपका इंडिजीनियस क्या है वहां का? इंडिजीनियस मतलब लोकल, खमीर में, जमीन में जुड़े हुए जो आपकी चीजें हैं। कौन हो आप? कोई ऐसा नहीं करता है जो आपने किया है, कोई नहीं करता ऐसा। और ये इसीलिए मैं कहता हूं 3 तरीके के इस्लाम है। तुर्कों का इस्लाम कह रहा है कि इंडिजीनियस कजाक लैंड है ये। अरबों का इस्लाम कहता है कि भाई चलो आओ अब हम प्रोग्रेसिव की ओर चलते हैं, 2034 में वर्ल्ड सॉकर को चैंपियनशिप को हम होल्ड करेंगे। यूएई में जाकर के कोई इंडियन चाहे वो हिंदू हो उसका बिजनेस थ्राइव कर सकता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं करते। यूएई में जाकर के अबू धाबी में बहुत बड़ा मंदिर खोल दिया उन्होंने अपनी धरती पर। यह अरबों का इस्लाम है। तुर्कों का इस्लाम वो जानता है कि कजाकिस्तान में 80 से 85% जनता मुसलमान है, मगर वो इस्लामिक लैंड नहीं है, वो सेक्युलर है। सेम चीज आपको मैं उज्बेकिस्तान का भी पढ़ा देता हूं। उज्बेकिस्तान का भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए आप, उनका प्रियम्बल। The people of Uzbekistan solemnly declaring their adherence to human rights and principles to state sovereignty, being aware of their ultimate responsibility to the present and the future generations, relying on historical experience in the development of Uzbek statehood. वो भी अपने आप को उज्बेक कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं मुस्लिम है। आपने अपनी सारी पहचान को मार दिया। आप उनके पीछे चले गए जिन्होंने आपको बर्बाद किया। अरे भाई आप कोई भी रिलीजन ले लेते, उसमें क्या दिक्कत था? किसी भी भगवान को एक्सेप्ट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं था। आप तो हिस्ट्री शॉपिंग करने चले गए। मैंने कपड़ा शॉपिंग सुना हुआ है, मैंने ट्रीटी शॉपिंग सुनी है। इन पाकिस्तान इज द फर्स्ट कंट्री ऑन द फेस ऑफ द अर्थ विच इज हिस्ट्री शॉपिंग। आप कल्चर शॉपिंग कर रहे हो, हिस्ट्री शॉपिंग कर रहे हो। एक लड़की एक अरबी में लिखा हुआ ड्रेस लेके आती है, ड्रेस पहन के रोड पे चली जाती है, लोग उसको मारने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो लगता है कि तुमने ये कपड़ा कैसे पहन लिया, इस पे तो पवित्र बात लिखी हुई है कुछ अरबी में। ये जहन का निर्माण किया आपने। अपनी इंडिजीनियस भाषाओं को मिटा करके आपने दूसरी भाषा को अपना बनाने का काम किया। इससे समझती हैं कि आपको बहुत कर्मा कोई नहीं होता। लॉ ऑफ कर्मा ने बड़े बड़ों को सिखा दिया, और ये आपका कर्म है पिछले 70 साल का कि आप कटोरा लेके भीख मांग रहे हो। आप कोई भीख भी देने को तैयार नहीं। ये इंडिया ने नहीं किया। ये आपके कर्म आपके सामने आ रहे। आप जब एक माइनॉरिटी की बच्ची को जबरदस्ती कन्वर्ट करवा देते हो, वो कर्म आपके बन रहे होते हैं। अभी आप देखती जाइए। अब तो दुनिया मूड में नहीं है। अभी तक तो फिर भी ये कम्युनिस्ट लोगों का था, इस्लामिक के लोगों के साथ टाई अप की, वो थोड़ा सॉफ्ट रहते थे। अब तो कुछ नहीं। ईरान की कमर तोड़ दी इजराइल ने, अकेले क्या कर लिया? कुछ नहीं कर पाया। फोर्स के दम पे आप नहीं जड़ सकते आज की डेट में। अगर आपको कभी ये गलतफहमी है कि हमारे पास फोर्स है और हम फोर्स से बने रहेंगे, नहीं, इकोनॉमी से आपको चलना पड़ेगा। और आपकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को। आने वाले 10 साल में लोग एक दूसरे का कॉलर खींच के पैसे चुरा रहे होंगे, मोबाइलें चुरा रहे होंगे, ये ढूंढ के भागेंगे। वो दिन आने वाला है और बहुत जल्दी आएगा। क्योंकि आपने ये भी सिखा दिया कि 16 बच्चे पैदा करो, 20 बच्चे पैदा करो। बच्चे जितने हो जाए उतने अच्छे हैं। ये क्योंकि देने वाला सब अल्लाह ही है। खाना तो अल्लाह देगा, बच्चे हम देंगे। पैसा मांगने के लिए वर्ल्ड बैंक चाहिए, अमेरिका चाहिए। वो तो अपने बच्चे नहीं, अरब तो नहीं बच्चे पैदा कर रहे इतने। अरबों की पॉपुलेशन तो हैंड फुल है। पूरे अरब की पॉपुलेशन आपके एक स्टेट की पॉपुलेशन नहीं होगी। तो आप खुद बर्बादी की ओर दौड़ रहे हो, मगर आंखें बंद करके सारी दुनिया पे इल्जाम लगा रहे हो। भारत बुरा है, अमेरिका बुरा है, इजराइल बुरा है, ये बुरे हैं, वो बुरे हैं। पाकिस्तान जब से बना है हमारे ऊपर जो है, लोग हमको कभी स्टेबल नहीं। कौन आपको स्टेबल? सारी ट्रीटीज आपके फेवर में होती थी। आपको आदत लग गई कि हमको बस इसलिए पैम्पर करो कि हम जी मुसलमान बन गए और हम जी पाकिस्तानी हैं, इसलिए हमको बस अब दुनिया चलाएगी। हम सच्ची बात नहीं बताएंगे, लोगों के अंदर स्किल नहीं देंगे। क्या हुनर दे रहे हैं आप अपने बच्चों को? मैं आपके एजुकेशन सिस्टम को भी जानता हूं। आपका एजुकेशन सिस्टम बहुत कमजोर एजुकेशन सिस्टम है। जो हमारे यहाँ क्लास 9-10 के बच्चे पढ़ते हैं, वो आपके यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं पीएचडी लेवल पे। ये जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि आप उन बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा दे दीजिएगा, वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। पूरी की पूरी रिसर्च की डिग्री हो जाती है, पर आपके यहाँ किताबें नहीं पढ़ते लोग। स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने का कॉन्सेप्ट ही मिटा दिया है।
तो मैं आपसे फिर कहूंगा कि जो अरबों का इस्लाम है वो तरक्की कर रहा है, तुर्कों का इस्लाम है उसने सेकुलरिज्म अपना लिया है, अब ये जो मूर्खों का इस्लाम है ये आपको मुस्तकबिल तय करना है वो कहां जाएगा। जी बिल्कुल सही सर, होप फॉर द बेस्ट। और वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है और पता भी नहीं चला, और इस तरह की डिस्कशन हो रही थी, आपकी बातें जो हैं सच में एक मतलब मोटिवेट करी थी नेक्स्ट पर्सन को, चाहे वो मैं देख रही हूँ या चाहे जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे, वो देख ही जाएंगे, एंड तक कोई रुकेगा नहीं, मुझे इतना यकीन है। तो खैर, थैंक यू सो मच, इतनी ज्यादा आपने हिम्मत और जज्बे के साथ जो है आज की वीडियो अपनी की है। तो थैंक यू सो मच सर, नहीं, मैं अपना एक चीज ख्याल और रखिए। बोल दूं आनंद जी, मैं आपके सारे दर्शकों से कहना चाह रहा हूं कि इस बातें मैं आपको छोटा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये बातें मैं हम्म। आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, मैं आपको अपनी बहन की तरह मानता हूं और दिल से मानता हूं। बहुत तो शुक्रिया। एक भाई का अपनी बहन को संदेश है ये, हम्म। किसी को छोटा दिखाने के लिए या घटिया दिखाने के लिए संदेश नहीं दिया मैंने, ये हम्म। मैं कहना चाहता हूं। मैं आपको कभी बिल्कुल। ये नहीं डांट रहा था कि आप हमसे नीचे हो जाओ, मैं बड़ा आनंद नहीं आता हमें। भारत ये दुनिया ही को देता सच रहा है, हमें। भारत दुनिया में कहीं भी चोट पहुंचती है भारत के लोग सबसे पहले, हम अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं हम्म। जबकि उन्होंने भी हमें बहुत चोट दी है हिस्ट्री में, लेकिन मानवता हमारे लिए सबसे ऊपर है। तो मैंने ये कुछ आपको छोटा दिखाने के लिए नहीं बोला, आपका मजाक बिल्कुल उड़ाने के बिल्कुल। लिए, बल्कि एक एज अ भाई आपको ये बात बोली है कि आप समझें क्या हो रहा है। हम्म। बिल्कुल। और हमें सीखने की भी जरूरत है, इंशाल्लाह अल्लाह करे बेहतर हो हमारे हक में। थैंक यू सो मच सर, इंशाल्लाह दोबारा इसी तरह की वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बाय बाय।